1 बाय, हाँ 1 बाय आर की पावर 4 पे डिपेंड करता है। और फिर ये वाला लिखा था कि अगर चेंजेस बहुत छोटे हों, जैसे कि 1% का चेंज हो, 2% का चेंज हो, तो डेल्टा आर अपॉन आर था एक तो 2 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल, या फिर -2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, और या फिर -4 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर। अब क्या करते हैं, इसके ऊपर पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ओम्स लॉ जो था, ओम्स लॉ बेसिकली ये था, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर, है ना, जहां डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस होता था, इसको हम लोग वी भी कह देते थे। तो अगर हमेशा ओम्स लॉ ओबे होता, वैसे तो हमेशा ओम्स लॉ ओबे नहीं हो पाता, क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है, ये बेसिक एक चीज है। उसके अलावा भी और कई चीजें होती, जैसे सेमीकंडक्टर्स होते वो ओबे नहीं करते, नॉन मेटल्स ओबे नहीं करते, ठीक। मेटल्स भी जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब तक ओबे कर पाते हैं, हमेशा नहीं कर पाते ओबे, है ना। तो लेकिन अगर ओबे होता हमेशा, तो अगर हम यहाँ पर वाई एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस रखते और एक्स एक्सिस पर करंट रखते, तो ओम्स लॉ ओबे होने के केस में ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाती, और इसका ये जो एंगल है ना थीटा, तो ये टैन थीटा अपने को रेजिस्टेंस दे देता। इसकी जगह अगर बाई चांस ऐसा होता, देखो वाई एक्सिस पे करंट रखते और एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस रखते, तो फिर अगेन एक स्ट्रेट लाइन आती ओम्स लॉ ओबे होने पर इस केस में ये एंगल जो थीटा है, ये हमको रेजिस्टेंस की जगह जी यानी कि कंडक्टेंस दे देता। तो ये दो ग्राफ आप बना लीजिए। मेटल्स वैसे तो हमेशा फॉलो करते हैं, लेकिन होता क्या है ना, ओम्स लॉ तभी तक वैलिड होता है ना जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो अब क्या होता है, थोड़ी देर तक करंट फ्लो करे तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर हम मेटल्स के लिए देखें ना प्रैक्टिकल ग्राफ, तो वो ऐसा होता है, V वर्सेस I। आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन इसके बाद ना थोड़ी देर के बाद ये ऐसा हो जाता है, ऐसा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल ग्राफ। जो प्रैक्टिकली वैलिड है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे मान लो एक ऐसा सवाल दिया हो, ये तो काफी आसान हो जाएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। अच्छा, लो, सपोज ये एक दे रखा है V और ये दे रखा है I, और दो कोई वायर्स हैं जिनके लिए ऐसा ग्राफ आया, ये है वायर 1, ये है वायर 2, ये एंगल 60 डिग्रीज है, ये है 30 डिग्रीज। तो वो पूछते हैं फाइंड R1 अपॉन R2।
3:1 हो जाएगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि R1 को हम लोग लिख सकते हैं tan60 और R2 को लिख सकते हैं tan30, तो it will be √3 upon 1 by √3. So R1 upon R2 will be equal to 3:1. ठीक है ना? और देखिए रेजिस्टेंस के ऊपर रो एल अपॉन ए, तो फॉर्मूला हमें पता ही है। अब जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अ वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर कैरीज अ स्टेडी करंट I. The potentials at the ends of the wire is +5 and -25 volts. The value of potential at x equal to 30 is. अब देखो ये 0 है, ये 30 है, ये 100 है, तो ये टोटल जो लेंथ हुई ये तो 100 सेंटीमीटर हो गई, जबकि ये वाली जो लेंथ हुई ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर हो गई। तो अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, देखो ओम्स लॉ अगर मैं लगाता हूं तो पहले मैं बड़े वायर पे लगाता हूं 100 सेंटीमीटर वाले पे, तो एक तरफ का पोटेंशियल +5 है, एक तरफ का -25 है, तो डेल्टा V हो गया 30। दिस शुड बी इक्वल टू I इंटू R। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रो, लेंथ कितनी है 100 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू IR। अब उसके बाद अगर मैं इस छोटे वायर पे लगाऊं, इस वायर पे, तो इसके लिए जो डेल्टा V होगा वो होगा 5 माइनस V, पोटेंशियल का डिफरेंस। इट विल बी इक्वल टू I, और रेजिस्टेंस होगा रो, और लेंथ तो यहां सिर्फ 30 है, डिवाइड बाय A। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल, I से I कैंसिल, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 30 अपॉन 5 माइनस V इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। तो ये बन जाएगा, अच्छा ये भी कैंसिल हो गया, देखिए आप 0 से 0, तो ये बन जाएगा 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 5 माइनस V। तो V कितना आ गया, 5 माइनस 9, यानी V कितना आ गया, -4 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा -4 वोल्ट। अब देख लीजिए, आपको अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। हो गया क्लियर? यस कर लो नोट कर लो भाई। सौम्या, सौम्या आर यू देयर? क्या बात है, आजकल तुम डाउट नहीं भेजती हो बिल्कुल भी, आजकल बंद कर दी क्या फिजिक्स पढ़ना? नो सर, सर अभी वो थोड़ा सा थियरी पे ज्यादा कर रही हूँ। नहीं वो तो सही है, पर दिन में 10 सवाल तो लगाने चाहिए ना।
कर लिया कॉपी? Yes, sir. लो ये वाला ट्राई करो। Yeah. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज पुल्ड थ्रू। अभी पुल्ड थ्रू का मतलब होता है इलोंगेट कर दिया, है ना, और लेंथ डबल कर दी, तो नया रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, तो पुल करने में हमें पता है कि आर का फॉर्मूला होता था, वॉल्यूम कांस्टेंट रहती थी, तो रो एल स्क्वायर अपॉन वी। तो शुरू में आर है, तो ये आ गया रो एल स्क्वायर अपॉन वी, और बाद में लेंथ को अगर डबल कर दिया तो आर वन मैं लिख सकता हूं, ये हो गया रो टू एल का स्क्वायर अपॉन वी। तो आर वन हो गया रो टू एल का स्क्वायर मतलब फोर एल स्क्वायर अपॉन वी। तो डिवाइड कर दें आर वन अपॉन आर, तो फोर रो एल स्क्वायर अपॉन वी डिवाइड बाय रो एल स्क्वायर अपॉन वी। तो वी से वी कैंसिल, रो से रो कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो फोर आ गया। तो आर वन की वैल्यू आ गई फोर आर। समझ में आ गया ना? मेरे ख्याल में कई लोगों का आ गया होगा आंसर। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करके देखिए। ओके, करते हैं इसको सॉल्व। इसमें लिखा So है 2%. ओके करते हैं ना। अ कॉपर वायर इज कट 1% शॉर्टर, द न्यू रेजिस्टेंस इज आर वन। अच्छा, 1% शॉर्ट कर दिया तो नया रेजिस्टेंस आर वन है। अब आप ये देखिए कि जब कट करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला रो एल बाई लगा सकते हैं। मान लीजिए ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर था, तो आर ये होता रो एल अपॉन ए। अब अगर लेंथ को 1% कम कर दिया तो नई लेंथ 99% बची। इसका मतलब जो आर वन हुआ वो हुआ रो और 99 एल अपॉन 100 डिवाइड बाय ए।
मतलब कि अगर मैं सपोज डिवाइड कर दूं R1 अपॉन R को, तो ये आएगा रो 99L अपॉन 100A और डिवाइड बाय रो L बाय A। तो रो से रो कैंसिल हुआ, L से L कैंसिल हुआ, A से A कैंसिल हुआ, तो R1 इज इक्वल टू आया 99R अपॉन 100। फिर वो कह रहे हैं व्हेन द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय when the wire is stretched by 1%, the new resistance is R2। अब वायर को अगर स्ट्रेच कर दें, तो स्ट्रेच करने से क्या होगा कि वो वाला लॉजिक हम लगा सकते हैं, डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा L अपॉन L। मतलब लेंथ को अगर 1% आपने बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 2% बढ़ना चाहिए। तो नया रेजिस्टेंस जो है R2 वो होगा 2% इंक्रीज, यानी R प्लस 2% ऑफ R। तो R2 आ जाएगा R प्लस 2R अपॉन 100। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 100, हमने एलसीएम ले लिया, 100R प्लस 2R 102R अपॉन 100। क्यों R1 में क्यों करेंगे? वो तो वायर को ही कह रहे हैं ना, उसी वायर को पहले 1% कट किया। हाँ बोलो। क्योंकि यार ये वाला फॉर्मूला था ना, ये फॉर्मूला सुना है तुमने? तो इस फॉर्मूले में अगर डेल्टा एल अपॉन एल 1% है, तो डेल्टा आर अपॉन आर कितने परसेंट होगा, है ना? तो ये हो गया R2। अब उन्होंने कहा है कि R2 माइनस R1 अपॉन R1 बताओ। तो R2 माइनस R1 ये होगा 102R माइनस 99R अपॉन 100, यानी कि 3R अपॉन 100। अच्छा, उसको डिवाइड बाय R1। तो अगर मैं R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1 करूं, तो वो आएगा 3R बाय 100 डिवाइड बाय 99R बाय 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3 अपॉन 99। फ्रैक्शन में आया है। अगर मैं इसको परसेंटेज चेंज में करूं, तो ये आएगा 3 अपॉन 99 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा ये? 3%। सर हम R1 भी तो ऐसे कर सकते थे, डेल्टा L बाय L हम -1 ले लेंगे। नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें कट किया है। ये फॉर्मूले सिर्फ कब लगते हैं? इलोंगेशन में लगते हैं। लिखा था वहां ऑन इलोंगेशन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देख लो, और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। सर अगर कंप्रेस्ड बाय 1% हो तो तब कर सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी चाहिए। अच्छा, तो फिर हम -1 ले लेंगे ना, तो R -1% -2% हो जाएगा, हाँ हाँ, 1% डिक्रीज। सही सही। समझ में आ गया ये वाला? बताइए। लो ये वाला ट्राई करो।
सर ऑप्शन बी। बी आ रहा है, ओके अभी कर लेते हैं। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ सर ऑप्शन सी। ओके ऑप्शन अच्छा ठीक है, सर ऑप्शन बी। ओके। अब देखो इस सवाल को, इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एल्यूमिनियम वायर्स इज 2:1 and their corresponding ratio of length is 1:2, then the ratio of their resistance is। अब यहां मास की बात की गई है, तो आप देख सकते हैं कि मास m1/m2 ये दे रखा है 2/1, पर जो मास होता है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ये होगा v1 रो अपॉन m2 होगा v2 रो, तो रो और रो कैंसिल, तो v1/v2 ये 2:1 आ जाएगा। इसी तरह से लेंथ का रेशियो L1/L2 ये दे रखा है 1/2। अब रेजिस्टेंस बताना है, तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है R1 होता है रो L1² अपॉन V1 और R2 होता है रो L2² अपॉन V2। तो R1/R2 we can write as rho and rho will cancel L1² अपॉन V1 and L2² अपॉन V2, so this will give us L1/L2 square and V2/V1। तो देखो L1/L2 का स्क्वायर कितना आया, 1/4 आया, और V2/V1 कितना आ गया, 1/2 आया, तो कितना आ गया आंसर, सॉरी इनटू 1/2 है ना, कितना आ गया 1/8 आ गया ना। अब देखो जरा इसको, सॉल्यूशन को, कोई डाउट हो तो बताना। एक चीज डाउट था सर, बताओ। कि हम रो को ये भी तो लिख सकते हैं कि m अपॉन n स्क्वायर n e स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर टाउ, तो उसमें भी तो मास का रेशियो आ रहा है, तो उससे क्यों? लेकिन वो तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना। अच्छा, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। हाँ ठीक है, कर लिया कॉपी।
इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए। सर ऑप्शन बी। बी आ रहा है। सर ऑप्शन बी। ठीक, अब देखो एक्चुअली रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है रो इंटू एल अपॉन ए, जहां ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देखिए ये ऊपर ए है नीचे बी है, ठीक है। अगर ए से बी की तरफ करंट फ्लो करे तो उसको ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया फ्लो करने के लिए। तो एरिया तो यहाँ पे हो जाएगा एल स्क्वायर, और जो डिस्टेंस वो चलेगा इस कंडक्टर में वो चलेगा टी। तो एल जो लेंथ है ना इसकी जगह टी आ जाएगा, तो आर आ गया रो, एल की जगह तो टी आ गया, और एरिया की जगह आ गया एल का स्क्वायर। तो इन्होंने पूछा है रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस टी अपॉन एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हुआ क्लियर? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए आप। एक्चुअली जो रो एल अपॉन ए होता है ना उसमें एल होता है वो लेंथ जो करंट चला, और ए होता है वो एरिया जो उस करंट को मिला चलने के लिए। अब जैसे ये है सवाल, इसको ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए, ये एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर जिसके इनर रेडियस है सपोज r/2 और आउटर रेडियस है r। इसमें अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा हो, इसकी लेंथ है l, तो हमको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, और हाँ रेजिस्टिविटी इसकी रो है। सर रो सर 4 रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ सही आ रहा है, 4 ρl/3πr² आएगा, सही लॉजिक है। क्योंकि एक्चुअली इसमें करंट को फ्लो करने के लिए इस सवाल में एरिया ये वाला मिल रहा है ना, सर 4 रो एल अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया मिल गया πr² माइनस πr²/4। तो ये आ गया 4 - 1 करके 3 πr²/4। तो रेजिस्टेंस आ गया रो एल बाई, अब रो एल बाई ए इज 3 πr²/4। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया। जब कर लें आप कॉपी तो मुझे बता दीजिएगा।
अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन जैसे होते हैं, जैसे कि एक ये है, देखिए सपोज एक स्फीयर है जिसका इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2, और इसमें जो करंट है ये अंदर से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड इट इज फ्लोइंग, और इसकी रेजिस्टिविटी है रो। तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड द ऑफ द स्फीयर। Sir, rho by R2 plus R1. Sir, rho by 4 pi R2 minus R1. अच्छा, एक्चुअली चलो मैं आपको ना इस सवाल को करके बता देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली ये जो सवाल है ना, इस सवाल में एक प्रॉब्लम क्या है कि जब करंट चलता है आगे, तो जैसे सपोज करंट बिल्कुल स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने पर उसको जो रेडियस दिखा, जो एरिया दिखा, वो ये वाला दिखा 4 पाई r1²। एंड होते होते ये एरिया बढ़ के 4 पाई r2² हो गया। तो एरिया विच द करंट इज फेसिंग इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एरिया बढ़ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटर से r डिस्टेंस पर एक इस तरीके का स्फीयर बनाते हैं। अब ये जो स्फीयर है इसका रेडियस r मान लेते हैं। तो जब करंट यहां तक पहुंचेगा तो उसे जो एरिया दिख रहा होगा वो 4 पाई r² दिख रहा होगा। अब करंट थोड़ा सा आगे बढ़ा, बहुत जरा सा, तो उसे एरिया थोड़ा सा ज्यादा दिखा। लेकिन हम लोग चलो निग्लेक्ट कर सकते हैं चेंज को, क्योंकि बहुत जरा सा चेंज हुआ है, ठीक है। अब कितना आगे बढ़ा करंट, सपोज dr। तो मैं क्या करता हूं कि सिर्फ पहले इतने का रेजिस्टेंस निकालता हूं, ये जो एक बहुत छोटा सा शेल है इसका रेजिस्टेंस निकालता हूं, फिर इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इस शेल में जो एरिया करंट को दिखा वो 4 पाई r² दिखा, और जो डिस्टेंस मिला करंट को चलने को, यानी जो L है, वो तो यहाँ पे dr है ना। तो इस छोटे से शेल का जो रेजिस्टेंस होगा D∩R, वो होगा रो L मतलब dr अपॉन A मतलब 4 पाई r²।
तो डी कैपिटल आर होगा रो अपॉन 4 पाई और डी स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से लेकर कहां तक, R1 से लेकर R2 तक। तो कैपिटल आर आ जाएगा रो अपॉन 4 पाई और डी आर अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1/r फ्रॉम R1 टू R2। तो कैपिटल आर हो गया माइनस रो अपॉन 4 पाई, 1/r है तो 1/r2 -1/r1। तो यहां नीचे R1 R2 आ जाएगा, ऊपर R1 माइनस R2 है और माइनस लगाएंगे तो आ जाएगा R2 माइनस R1। तो ये जाएगा रो R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई R1 R2। अब आप सॉल्यूशन देखिए, कोई सॉल्यूशन में आपको डाउट हो तो बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर इसमें पाई एल स्क्वायर अपॉन वी वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? रो एल स्क्वायर अपॉन वी वाला हाँ सर। लगा सकते हो, पर एल कितना है डी आर, तो रो इंटू डी आर का स्क्वायर आएगा ऊपर अपन वॉल्यूम इस शेल की कितनी आएगी 4 पाई r स्क्वायर डी आर। तो वो डी आर से वो डी आर का स्क्वायर एक कट जाएगा तो फिर सिर्फ डी आर आ जाएगा ना। अच्छा ओके सर। हाँ बोलो। इसमें एल डी आर क्यों है? लेंथ डी आर क्यों है, क्योंकि तुम ये सोचो ना कि जो हमने शेल लिया उसका रेजिस्टेंस निकाला है, जो शेल हमने लिया है उसका रेजिस्टेंस निकाला है। तो शेल की लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ में चलेगा, जितनी उस शेल की थिकनेस होगी। लेंथ मतलब वही तो होता है कि करंट को चलना कितना पड़ा। और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। ये वाला कॉपी कर, ये वाला कर लिया कॉपी। यस सर। हाँ बोलो। सर हमें इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ा ना क्योंकि इसमें जो मतलब कंटिन्यूअसली इसमें जो एरिया है ना वो एरिया बढ़ रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। ठीक है सर। सर ये 1/r1 minus 1/r2 नहीं है? क्यों 1 बाय ऊपर वाला माइनस 1 बाय नीचे वाला लिखते हैं ना। ओके सर। ठीक है। अच्छा एक और देखो, ये एक सिलेंडर है,
इसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। दिस इज सॉलिड और इसमें करंट अंदर से बाहर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ। अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो क्वेश्चन है फाइंड आर। Sir, rho upon 2 pi n log r2 minus r1. हाँ इसी तरह का आएगा, बिल्कुल सही कह रहा तुम, लॉग टाइप का। चलो कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने पिछले सवाल में किया था, इस सवाल में भी मैं क्या करता हूं, r डिस्टेंस पर एक सिलेंड्रिकल शेल बना देता हूं, सिलेंडर के जैसा, ये देखो ऐसा। और इसकी थिकनेस बहुत कम रख लेता हूं, इसकी थिकनेस मान लेते हैं सपोज dr। ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल में। ये इसकी थिकनेस है विच इज dr, रेजिस्टेंस इज सॉरी रेडियस इज r। तो जो एरिया मिला dA, तो जो एरिया मिला A वो हुआ 2 पाई आर एल, अगर मैं लेंथ मान लू ये, और जो लेंथ मिली वो मिली डी आर, लेंथ जो चलने के लिए मिलती, तो डी कैपिटल आर हुआ रो डी आर अपॉन ए, इज 2 पाई आर एल। तो डी कैपिटल आर आया रो अपॉन 2 पाई एल एंड डी आर अपॉन आर। इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से लेकर कहां तक, R1 से लेकर R2 तक। तो ये तो ln ऑफ r आ जाएगा, तो कैपिटल R होगा रो अपॉन 2 पाई स्मॉल r एंड सॉरी 2 पाई स्मॉल l एंड ln
R2/R। ये ये वाला क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हो गया ना? अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि अब अपन उसका डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, ये लो। स्टैंडर्ड का वर्स हमें लर्न करने के सिलेंडर का हाँ, याद कर लेना, वही सही रहेगा, याद ही कर लेना। ओके सर। ठीक है, डन। ठीक है, तो इसके बाद एक और है इस तरह का, एक वायर है लेकिन उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ का रेडियस स्मॉल ए ले लेते हैं, एक तरफ का रेडियस स्मॉल बी ले लेते हैं, और दोनों के बीच की ये जो लेंथ है ना उसको एल ले लेते हैं, और मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस केस में ना जो रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टिविटी रो है तो रो एल अपॉन ए। अब ए वैसे तो लिखते थे पाई आर स्क्वायर, यहां पे ना लिख दो पाई और स्मॉलर रेडियस और बिगर रेडियस, स्मॉलर रेडियस बिगर रेडियस। समझ गए? मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस का लॉजिक आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है हो गया? ठीक है, तो
मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या किसी वायर में करंट अपने आप ही फ्लो होने लगता? मतलब कोई वायर हम ऐसी रख दें तो क्या उसमें करंट फ्लो होने लगेगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली, है ना। ये तो जब तक कोई बैटरी नहीं लगाएंगे, किसी सर्किट से नहीं जोड़ेंगे, कहां से फ्लो होगा, है ना। जैसे ये वायर है, इसको मैंने किसी बैटरी से, किसी चीज से नहीं जोड़ा, किसी वोल्टेज से, तो करंट तो फ्लो नहीं होगा। लेकिन मेटल का वायर है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे सर। बिल्कुल होंगे। और क्या वो इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए होंगे या चल रहे होंगे? सर फ्लो कर रहे होंगे। फ्लो कर रहे होंगे, लेकिन करंट तो नहीं है। रैंडम मोशन में फ्लो कर रहे होंगे, वैसे ये बात तो सही है। अच्छा, तो इसका मतलब कुछ ऐसा होता होगा कि करंट, अच्छा चलो रैंडम मोशन बना देता हूँ। एक्चुअली जिसने ये मॉडल दिया था ना, उसने ये कहा था कि जैसे मेटल मेटल है ये, तो मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग है। अब मेटेलिक बॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि जो मेटल के एटम्स हैं, जब वो आपस में कंबाइन होते हैं, मतलब एक सॉलिड बनाने के लिए, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो फ्री हो गए, तो इस मेटल में, जैसे सपोज सोडियम है या एल्यूमिनियम है, कोई भी है, उसके ना यहाँ पे आयंस प्रेजेंट हो गए, पॉजिटिव आयंस यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रॉन इनसे अलग हुए वो घूम रहे हैं पूरे में। तो इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है ना, वो लिक्विड के जैसा है। तभी आपने सुना होगा कि देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कभी ये वर्ड सुना आप लोगों ने या नहीं सुना? यस मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर ना लिक्विड के जैसा है। और ये आयंस जो है ना, ये आयंस ऐसे हैं जैसे लिक्विड में कोई पत्थर पड़ा हुआ है, स्टोन, कोई ऑब्स्टेकल है, कोई भी चीज, ठीक है। अब पानी जैसे चलेगा, क्या ऐसा होता है कि पानी और पानी आपस में टकरा जाए? पानी चल रहा हो तो पानी पानी से टकरा गया पानी, मतलब ऐसा मेरे ख्याल में हमने नहीं देखा होगा। सरफेस पर कभी हो जाता हो तो हो जाता हो, लेकिन ऐसे अंदर तो मुझे लगता है नहीं होता होगा किसी सी में। पर ये हो सकता है कि अगर पानी के मॉलिक्यूल किसी स्टोन से टकराएं, तो टकरा के हो सकता है वो पीछे की तरफ चले जाएं या साइड में चले जाएं, साइड से निकल जाएं, ऐसा तो हो सकता है ना। तो ये मॉडल जिसने दिया था, उसने कहा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स हम अज्यूम करते हैं कि आपस में नहीं टकराते, पर चलते चलते ये जो ये आयंस है ना, इनसे टकराते हैं। और जब ये इन आयन से टकराते हैं तो टकरा के अपना रास्ता बदल लेते हैं, ऑब्वियसली वेलोसिटी बदल गई। ठीक है, तो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए, जैसे किसी एक इलेक्ट्रॉन की पाथ देखी जाए, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये चला और यहां पर ये किसी आयन से टकरा गया, तो टकरा के इसने अपना रास्ता बदल लिया, यहां पहुंचा, लेकिन फिर आयन से टकरा गया होगा, फिर ऐसे चला गया, यहां पे फिर किसी आयन से टकरा गया होगा,
फिर चला गया। तो इस तरीके से रैंडम मोशन कर रहा है, किसी भी तरफ जा रहा है। लेकिन करंट नहीं है। तो क्यों नहीं है करंट, कोई अंदाजा? नहीं, पर चार्ज तो चल रहा है। क्या जीरो है? नेट वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी क्या होता है? एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी भी नहीं होती, ठीक है। होता क्या है कि जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स, कोई आगे जा रहा, कोई पीछे जा रहा, कोई कहीं जा रहा, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स का, वो नहीं चल रहा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। आपने सुना होगा कि एक फॉर्मूला होता था, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए सी एम, कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगती थी उससे सेंटर ऑफ मास चलता था। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर कोई फोर्स तो लग नहीं रही, तो एफ एक्सटर्नल जीरो। इसका मतलब ए सी एम इज जीरो। ठीक है, और ए सी एम तो जीरो है ही। उसने ये भी कहा कि जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी सपोज अभी u1 है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी u2 होगी, तीसरा होगा उसकी u3 होगी, ऐसे करते करते कुल मिलाकर सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो un होगी। ठीक है, तो सबकी जो सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी है ना, जो कि ये है m इंटू u1 प्लस m इंटू u2 प्लस m इंटू u3 प्लस m इंटू un डिवाइड बाई m प्लस m, ये जीरो होगी। ना एक्सेलरेशन होगा, ना इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसलिए सेंटर ऑफ मास जहां है वहीं रहेगा, क्योंकि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ही तो डिस्प्लेसमेंट देता है। अगर यू भी जीरो है और ए भी जीरो है तो एक्स भी तो जीरो ही होगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर ऑफ मास है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी रैंडम मोशन में चलें, लेकिन चूंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना उनपे, इस वजह से उनका सेंटर ऑफ मास वहीं रहता है जहां है। तो ये कितना आ जाएगा, आप देखो इसमें से m कॉमन ले सकते हैं, तो आएगा u1 प्लस u2 प्लस समेशन ऑफ ऑल द u i फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n डिवाइड बाय सब n टाइम्स है ना, तो n इंटू m, ये जीरो, यानी समेशन ऑफ ऑल द u i इज इक्वल टू 1 टू n अपॉन n, तो दिस इज इक्वल टू, मतलब कि अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटीज को ऐड कर दिया जाए ना, तो उन सबका समेशन कितना आ जाएगा, जीरो। ये अपने को मिला स्टार्टिंग। तो आप बताइए ये समझ में आया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कोई बाहर से फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं लगी। अब पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे करते हैं। कर लिया कॉपी?
यस सर। ठीक है, अब अगर हम एक बैटरी लगा दें तो क्या होगा? जैसे सपोज हमने क्या किया, यहां पर एक बैटरी लगा दी, ठीक है। बैटरी लगाने से एक तरफ हो गया हाई पोटेंशियल, एक तरफ हो गया लो पोटेंशियल। अब आपको पता होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई होती है, और अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जो अभी भी रैंडम मोशन ही कर रहे, ऐसे जा रहे हैं इस तरीके से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई होगी, क्योंकि क्यू ई होती है ना। माइनस साइन तो बस इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अच्छा, इस एफ ई को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे ही बाहर से कोई फोर्स लगने शुरू हुई बैटरी की वजह से, तो एक्सेलरेशन आने लगा। अब ये एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। इसमें कोई डाउट है? एक्सेलरेशन में नो अब ये एक्सेलरेशन जो है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ। तो क्या होगा कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन हमने देखा है, ये इलेक्ट्रॉन अभी भी वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा है, लेकिन बस क्या होगा कि एक्सेलरेशन या फोर्स राइट साइड में है। तो जैसे ये सबसे पहली मैंने पाथ बनाई है ये वाली, ऐसे ही जा रहा होगा, लेकिन फोर्स जो राइट साइड में है ना, उस वजह से ये चलते चलते थोड़ा सा ऐसे देखो मुड़ जाएगा। मतलब इसकी जो पाथ है ना वो स्ट्रेट लाइन की जगह कर्व्ड या पैराबोलिक हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हेन वी अप्लाई अ बैटरी या अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, द path of the electron becomes parabolic। हाँ ये है when we apply, ठीक है, पैराबोलिक। अच्छा ये तो पहला हो गया, लेकिन आयंस तो है ही ना प्रेजेंट, तो ये आयन से टकराया, आयन से टकरा के इसकी पाथ बदल गई और ये जाता सीधे, लेकिन फिर ऐसे जाता, लेकिन फिर थोड़ा सा देखो जिस तरफ खींचा जा रहा है उस तरफ मुड़ गया, फिर से पैराबोलिक पाथ है। फिर उसके बाद जाता सीधे, लेकिन ऐसे मुड़ गया। फिर उसके बाद कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद फिर से सीधे ही जाता, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है तो फिर ऐसे मुड़ गया। देख पा रहे हैं आप? तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, चल तो अभी भी वो रैंडम ही रहा है, लेकिन बस रैंडम में चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे पहुंचना चाहिए था यहां पे, पहुंच गया यहां पे,
तो आपको याद है एक होता था रिवर बोट प्रॉब्लम। उस रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या होता था कि वो जो स्विमर था या जो बोट थी वो कहीं और जाना चाहती थी, पर पानी उसको बहाकर कहीं और ले जाता था। तो हम कहते थे कि ये ड्रिफ्ट हो गया थोड़ा सा। याद है इस तरीके का कुछ था, यस है ना? यहां पर भी तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन बार 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 टकरा तो रही है, जाना तो वो अपने पुराने रास्ते पे ही जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स उसको बहाकर एक पर्टिकुलर साइड ले जा रही है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगा। रैंडम मोशन तो कर ही रहा है, पर साथ साथ ड्रिफ्टिंग भी करने लगा। तो इलेक्ट्रॉन के ना यहाँ पर दो मोशन होते हैं, हम कहते हैं मोशन को दो में तोड़ देते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन, एक तो रैंडम मोशन जो हमेशा होता रहता है, और बैटरी लगने के बाद रैंडम मोशन के साथ साथ ड्रिफ्टिंग भी होने लगती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो चलता है ना, कई लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन है कि इलेक्ट्रॉन बहुत धीमे चलता है। ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब चलता है ना, रैंडम मोशन करता है, बहुत तेज वेलोसिटी से करता है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो खिसकता है ना एक तरफ, जो ड्रिफ्ट होता है, जो बहता है, वो बहुत धीमे धीमे बहता है। तो कभी हमसे पूछा जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा है वो बहुत तेज कर रहा है या बहुत धीमे, तो बहुत तेज। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्टिंग कर रहा है वो तेज कर रहा है या धीमे, तो वेरी स्लोली। क्या आपको समझ में आया इतना लॉजिक? यस ठीक है। अच्छा, ये एक्सेलरेशन है। अब आप एक चीज देखिए, जैसे इस पाथ को देखते हैं, ये पाथ, ये मैं बना देता हूँ, ठीक है, रेड कलर से, ग्रीन कलर से बनाता हूँ। देखो पुरानी पाथ ये थी, कोई दो कोलिजन के बीच की बात करते हैं, ये थी पुरानी पाथ और ये नई पाथ है। पुरानी पाथ और नई पाथ के बीच का जो गैप है, इसी को कहा गया ड्रिफ्ट। ठीक है ना? समझ में आया लॉजिक ड्रिफ्ट का? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ड्रिफ्टिंग क्यों हुई? सर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स, बिल्कुल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक पकड़ फोर्स लगी, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसलेशन फोर्स अंदर हाँ, वही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ना? तो ड्रिफ्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और जो करंट आता है वो भी इस ड्रिफ्ट की वजह से आता है। करंट भी रैंडम मोशन की वजह से कभी नहीं होता, ड्यू टू रैंडम मोशन इट इज नॉट देयर। ठीक है, अब आप ये देखिए, साफ साफ हम देख सकते हैं कि पहले सीधी लाइन थी, अब पैराबोला हो गया। पैराबोला होने का मतलब कर्व हो गई, यानी वेलोसिटी बदली। वेलोसिटी बदली कि नहीं बदली, बताओ? सर बदली। बदली, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक है, और क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेशन हो है। तो मैं ये लिख सकता हूं ना, देखो, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन, तो माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम टी वन। वॉइस ब्रेक कर रही है। मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? यस यस सर। ओहो, एक मिनट रुको यार, मैं जरा नेट का कनेक्शन देखता हूँ अपना, बदल लेता हूँ, दूसरा कनेक्शन लगा लेता हूँ। अब देखो, अब भी ब्रेक कर रही है क्या? नो सर। ठीक है, चलो अब फिर हो तो बताना। ठीक है, तो ये देखिए,
मैंने लिखा V इक्वल टू यू प्लस एटी, ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस जैसे और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं, U2 माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू T2, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को कोई जरूरी थोड़ी है दो कोलिजन के बीच उतना ही समय लगे जितना अपने पहले इलेक्ट्रॉन को लग रहा है। ऐसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन V3, उसको लिख सकते हैं U3 माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू T3। और ऐसे करते करते अगर मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो वी कैन राइट Vn, ठीक है, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेरे पूरे चैप्टर में यही नोटेशन रहेगा, कैपिटल N का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आएगा UN माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम Tn। अब हम इन सब को भाई, हाँ बोलो। बिल्कुल, इन सबका ड्रिफ्ट अलग होगा, कोई ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन सब के सब राइट साइड में ही जाएंगे क्योंकि सब पर फोर्स राइट साइड में लग रही है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले क्या देखा था, मैंने पहले जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली थी तो वो लिखा था ना mu1 प्लस mu2, यानी वो m आ गया था कॉमन और सारे वेलोसिटीज ऐड कर दी थी। तो यहां भी मैं क्या करता हूं, सारी वेलोसिटीज ऐड कर देता हूं, ये देखो। बाद में ऐसे लिखेंगे समेशन ऑफ vi फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू समेशन ऑफ ui फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू n माइनस E कैपिटल E अपॉन m इंटू समेशन ऑफ ti I इज इक्वल टू 1 टू n। ये सही है, ये स्टेप समझ में आया। अब ये सारी वेलोसिटीज ऐड कर दी हैं, इनको मास से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वो करोगे, मतलब सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, या अगर इन सबको डिवाइड कर दोगे कैपिटल एन से, तो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला, ये टर्म क्या है, ये टर्म है द एवरेज वेलोसिटी। यहां एवरेज मतलब वो नहीं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं, यहां एवरेज मतलब है सबको ऐड करके डिवाइड बाय एन, एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइड बाय एन। ये जो है ना, इसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी with which an electron moves towards the high potential point। Average velocity with which an electron moves towards the high potential point। इसका सिंबल हम लोग VD लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये देखो, ये जो है,
ये है एवरेज वेलोसिटी बिफोर द एक मिनट, एवरेज वेलोसिटी विद द इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल पॉइंट अंडर द influence of external electric field। इसका सिंबल VD है। अच्छा ये देखो सिग्मा यूआई क्या है, ये हुआ ना एवरेज वेलोसिटी विथ विच द इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से पहले जो वेलोसिटीज थी, तो ये तो जीरो थी सबका समेशन। तो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, इस एक को तो लिख देता हूं VD इज इक्वल टू 0 माइनस E कैपिटल E अपॉन M और समेशन Ti फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू N डिवाइड बाय N। यही हुआ ना। अब ये एक पॉइंट रह गया इसको। अब आप देखिए T1 का क्या मतलब था कि पहले इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा दो कोलिजन के बीच में। T2 का क्या मतलब हुआ कि दूसरे को कितना समय लगा। T3 को क्या हुआ, T3 मतलब तीसरे को कितना समय लगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो जो भी टाइम लगा उसको ऐड करके डिवाइड बाय n कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ऑन एन एवरेज किसी एक इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगा। हुआ कि नहीं बताइए। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं एवरेज टाइम स्पेंट बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू successive collisions। average time spent by an electron between two successive collisions, इसको हम कहते हैं टाउ, वही टॉर्क वाला सिंबल, और इसका नाम होता है relaxation time। So we can write VD as minus E capital E tau by M। बोलो क्या आपको समझ में आया ये फॉर्मूला। बताइए। Yes, sir. या क्या चीज T1 क्या चीज जो ये टीआई हमने लिखा बाय इलेक्ट्रॉन। भाई तुम ये सोचो ना T क्या था, यहाँ ये जो फॉर्मूला था इसमें T1 क्या था। भाई एक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने टाइम दिया। हाँ भाई एक देखो ये बताओ, जब टकराएगा तब तो वेलोसिटी बदल ही जाएगी। तो दो कोलिजन के बीच में ही तो उस पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली फोर्स लगी है ना। हुँ? क्या कह रहे हो। अच्छा
अच्छा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां लिख देता हूं, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is opposite to the electric field। अच्छा, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अगर हम बात करें इसकी ड्रिफ्ट स्पीड की, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये क्लियर हुआ? There is one another term which is called mobility। यहां पे हम देख सकते हैं ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही है, तो मोबिलिटी जिसका सिंबल होता है म्यू, इट इज एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब म्यू इज एक्चुअली Vd अपॉन E। तो म्यू इज, if I do Vd upon E, we will get E tau by M। ये देखो, this is the formula of drift velocity and mobility। यहां तक क्लियर हुआ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करना कब बंद करते हैं? बैटरी लगने से पहले या बैटरी लगने के बाद? हमेशा ही करते हैं। बैटरी लगने के बाद? वैसे सही बात है ना, हमेशा ही करते हैं, हमेशा ही करते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन कभी भी रैंडम मोशन करना बंद नहीं करता, चाहे बैटरी लगी हो चाहे ना लगी हो। बस क्या होता है, बैटरी नहीं लगी होती है तो सिर्फ रैंडम मोशन होता है, बैटरी लगे होने के बाद रैंडम मोशन के साथ साथ ड्रिफ्ट भी होने लगती है। तो रैंडम मोशन इज नॉट द कॉज ऑफ करंट, कॉज ऑफ करंट इज व्हाट? ड्रिफ्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं कि करंट इज ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट। करंट इज ओनली ड्यू टू ड्रिफ्ट। सो अगर रैंडम मोशन पे डिपेंड ही नहीं करता करंट, तो चाहे हम रैंडम मोशन को कंसीडर करें और चाहे ना करें, क्या कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं पड़ेगा। सो वी कैन सेफली, सेफली मतलब कि कोई असर नहीं होगा, सेफली निग्लेक्ट रैंडम मोशन and only consider drift of electrons। ठीक है ना? तो अब देखिएगा आप, ये एक कंडक्टर है, कोई भी वायर है, जिस वायर की लेंथ है L और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। अब अगर हम एक बैटरी से इसको जोड़ दें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, देखो ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट हो जाएगा, ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब के सब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगे। क्या इलेक्ट्रॉन्स ने रैंडम मोशन करना छोड़ दिया? नो सर। नहीं, पर हमने उसे कंसीडर नहीं किया। इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि उसकी वजह से करंट होता ही नहीं है। तो ये देखिए इस तरह चलने लगे और इनकी वेलोसिटी है vd। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज कैपिटल N है, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक यहां पे ना अपने आप से एक एरिया बना देता हूं ऐसे। ये देखो मैंने एरिया बना दिया। अब इस एरिया से ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते जाएंगे और टोटल कितना चार्ज इससे पास कर जाएगा? जो टोटल चार्ज होगा जो पास करेगा, क्या वो ये होगा? Ne। लेकिन ये पूरा चार्ज चल रहा है vd यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और कितनी लेंथ में चार्ज बटा हुआ है? L लेंथ में। तो जो टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या लगता है ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो जो करंट होना चाहिए, करंट वो होना चाहिए डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। मतलब डेल्टा Q तो हो गया Ne अपॉन डेल्टा T हो गया L बाय Vd। तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में आया N E Vd अपॉन L। यहां व्हाट डू वी मीन बाय N? टोटल नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो NeVd अपॉन L। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें
वैसे अगर मैं चाहूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एक एरिया से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं और एक एरिया से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो नीचे ये जो A इंटू एल है ये दे देगा वॉल्यूम। तो N कैपिटल N अपॉन V और EAVT। अब व्हाट इज N अपॉन V? N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, V मतलब वॉल्यूम, यानी कि N अपॉन V जो है ना ये है पर यूनिट वॉल्यूम। अब ठीक है ना, N अपॉन V है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ना हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, सिंबल इसका होता है स्मॉल n। तो I बन गया स्मॉल n EAVT। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ